दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये चेतने का वक्त है। चेत जाइए, जाग जाइए, इस देश के हालात को समझ लीजिए, अन्यथा ये देश अंधेरी गुफा में चला जाएगा और उसके बाद आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा कि आप उस अंधेरी गुफा से बाहर निकले तो कैसे निकले। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो। इतना ही नहीं, जो असंगठित क्षेत्र की स्थिति है उससे बुरी स्थिति इस देश में सरकारी कर्मचारियों की भी हो सकती है। उनको देने के लिए वेतन सरकारों के पास नहीं बचेगा, कोई कर्ज नहीं देगा, रिजर्व बैंक नोट छापने की स्थिति में नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा देंगे या फिर वह अपनी पॉलिसीज को लेकर आएंगे कि उसी लाइन पे आप देश को चलाइए, तभी हम आपको पैसा देंगे। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आ सकती है क्योंकि इस देश को संभालने का विजन मौजूदा सरकार में नहीं है। यह बेहद कड़े शब्द हो सकते हैं कि एक चुनी हुई सरकार के बारे में इस तरह का वक्तव्य दिया जा रहा हो और हम कह रहे हैं कि यह सरकार इस देश को चला पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले नहीं हैं, सबसे ज्यादा त्रासदीदायक है। 1947 आजादी के बाद से इस देश में कभी भी ऐसी आर्थिक परिस्थितियां रही ही नहीं, चाहे आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान को लेकर जो संघर्ष करना पड़ा हो, या फिर 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ हो, या फिर बांग्लादेश वार हो, इमरजेंसी हो, इकोनॉमिक क्राइसिस आया हो, या फिर स्लोडाउन आया हो 2008 में। कभी ऐसी स्थिति नहीं आई और इस स्थिति के पीछे सिर्फ महामारी नहीं है जिसको कि ईश्वरीय शक्ति का जिक्र इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर करने से नहीं चूक रही है। यह मसला ईश्वरीय नहीं है, आप संभाल पाने की स्थिति में इस देश को नहीं है, इसीलिए यह देश धीरे धीरे अंधेरी गुफा में समाते चला जा रहा है। चेहरे पर मुस्कान, पार्लियामेंट के भीतर उत्साह, भाषण में ताजगी और मनोरम चीजों से देश के सामने खुद को प्रस्तुत करने भर से यह देश उजियारे में नहीं आएगा। जीडीपी के आंकड़े जो एनएसएन अभी तुरंत जारी किए हैं वो बताते हैं कि हमारी जीडीपी जो है 23.9% नेगेटिव में चली गई है। यानी ये श्रिंक जो हुआ है जीडीपी का, वह आजादी के बाद से पहली बार इतना है। जीडीपी का मतलब जो आप समझना चाहते हैं उसको इस रूप में भी समझ लीजिए कि पूरे साल जो भी आप सामान और जो भी सर्विस, उसकी जो पूरी वैल्यू होती है उसको जीडीपी में एक एनालिसिस किया जाता है। जैसे कोई बच्चा परीक्षा देता है तो उसकी जब मार्कशीट आती है तो पता चलता है कि वह किस सब्जेक्ट में कमजोर है। और इस क्वार्टर की यानी अप्रैल मई जून लॉकडाउन के वक्त की जीडीपी ने बताया है कि हम किसी भी सेक्टर में पॉजिटिव नहीं है। कहीं पॉजिटिव है तो वह एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें किसानों के लिए इस देश ने कभी कोई काम किया ही नहीं। इस देश में किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई से लेकर, बीज से लेकर, खाद से लेकर, बिजली तक सिर्फ 27% को यह सुविधा है। बाकी किसानों ने अपने आप खुद को खड़ा किया है। वह 3.5% ग्रोथ के साथ है, लेकिन बाकी सारे सेक्टर नेगेटिव में है और -23.9% जीडीपी अगर इन तीन सेक्टर में है, इस 3 महीने के भीतर में है, तो हमको लगता है कुछ आपको अतीत में ले चलें, जिसके बाद आप समझ पाए कि क्यों यह सरकार विजनलेस है, वो संभाल पाने की स्थिति में नहीं है। और लॉकडाउन से ठीक पहले की स्थिति या लगातार जो डाउनफॉल हो रहा है इस सरकार का इकोनॉमी को संभालने के लिए, कैसे क्राइसिस में इस देश को ले आकर उसने खड़ा कर दिया है हर सेक्टर के लिहाज से। समझिए आज जिस जीडीपी का पहले 3 महीने जो फर्स्ट क्वार्टर जिसको कहते हैं 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल मई जून में, इंडस्ट्री सेक्टर -38.1%, सर्विस सेक्टर -20.6%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -39.8%, ट्रेड होटल -47%। कल्पना के परे है यह स्थिति इस देश के भीतर में आ गई। हमको लगता है कि आज आपको आजादी के समय से ही ले जाए। सबसे पहले माइनस में हम लोग गए थे 1957-58 में, जब इस देश के भीतर में दूसरा लोकसभा चुनाव हो रहा था। उस समय हम लोग चले गए थे -1.2%। यह जीडीपी की नेगेटिविटी थी 1957 में। उसके बाद 65 में आइएगा तो -2.6। ये ठीक उसके बाद जब युद्ध हुआ था चीन और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जब
इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे और जिस 1965 में जो पाकिस्तान के साथ वार हुआ था उस समय हमारी इकोनॉमी नीचे गई थी और -2.6% जीडीपी हो गई थी। उसके बाद 72-73 जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा बुलंद कर दिया था क्योंकि जीडीपी नीचे जा रही थी, उनको डाइवर्ट करनी थी चीजें, उस समय -0.6 जीडीपी हो गई थी। उसके बाद आइएगा तो 79-80 जो सबसे क्राइसिस का वक्त माना जाता है इस देश के भीतर में, -5.2% 79-80 में। उसके बाद से कभी ऐसी स्थिति जब आई हो तो वो माइनस में नहीं आई। 1991 में जब इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा था उस समय 1.4% जीडीपी थी जो सबसे लोएस्ट थी, और उस समय भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जो लोन दिया था, उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे और मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए जो काम शुरू किया, उसके बाद से कभी नेगेटिव में हम लोग नहीं आए। आपके भीतर यह सवाल होगा कि नेगेटिव में तो इसलिए आए हैं कि कोरोना वायरस है, हम उसका सच भी आपको आज बताएंगे। 1991 के बाद 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय सबसे कम जो हमारी जीडीपी गई थी वो 3.9% गई थी। उसके बाद 2011-12 में जब इस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, घोटालों का जिक्र हो रहा था, तब जीडीपी 5.5% गई थी। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बन गए और इकोनॉमी को उन्होंने बोलना शुरू किया कि हम शानदार इकोनॉमी के साथ खड़े हैं और हम हार्ड नहीं हार्डवर्क को जोर देते हैं, तो उसके बाद की स्थिति क्या होती चली गई। हमको लगता है कि सबसे बेसिक पॉइंट समझिए, 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में 8.2% जीडीपी थी जो मैक्सिमम थी, लेकिन उसके बाद से घटनी शुरू हुई। यानी 2018 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहां तक स्थिति 8% के बाद, उसके बाद जब नीचे आनी शुरू होती है तो 2019 पिछले साल को लीजिए आप, लास्ट ईयर जनवरी, फरवरी, मार्च 5.7%, अप्रैल, मई, जून यानी 2019-20 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, जैसे आज फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया जिसमें -23.9% है, वह 2019-20 में चले जाएगा 5.2%। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 4.4%, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4.1%, जनवरी, फरवरी, मार्च जो इस साल का था वह 3.3%। ये लगातार हम कम होते चले जा रहे हैं। इकोनॉमी डामाडोल थी इस महामारी के दौर में, उसमें आग इसलिए लगी क्योंकि हमारे पास कोई विजन नहीं था और हमने इस देश को स्टैंड स्टिल लाकर खड़ा कर दिया, यानी जो जैसे वैसे ही अपने घर में बंद हो जाए। पूरी इकोनॉमी को दरवाजे के साथ बंद कर दिया, लोगों को दरवाजे के साथ बंद कर दिया, किसी दिशा में कोई ध्यान नहीं कि, और इन सब के बीच में जब स्थिति हमारी इतनी बिगड़ गई कि जीएसटी और इनकम टैक्स की वसूली भी जो लगभग 30 से 34% तक नीचे चली गई, तब सेंटर ने कहा स्टेट से हम आपको पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं होंगे। यहीं से सबसे बड़ी बात निकलती है इस देश में। हम क्यों आपसे कह रहे हैं कि जाग जाइए? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजादी का मतलब कभी पॉलिटिकल और सिविल एस्पेक्ट नहीं होता है, बल्कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होता है, सोशल एस्पेक्ट भी होता है, और जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जो नौकरी करने वाले उनको जो वेतन है, जो बेसिक राइट्स है, अगर वो आपको ना मिल रहा हो तो फिर आजादी का क्या मतलब है? हम लोग एक ऐसी स्थिति में आ गए, हम उस दिशा में आपके पास आए उस फैक्ट एंड फिगर के साथ। उससे पहले इस बात को भी समझ लीजिए कि क्यों हम इस बात का जिक्र आपसे करना चाह रहे हैं कि इन्होंने स्थिति पहले से बिगाड़ी है। और हमको लगता है कि जनवरी से मार्च तक तो कुछ भी नहीं था, उस समय का डाटा देखिए, और अप्रैल से जुलाई तक का डाटा देखिए। जरा इसको समझने की कोशिश अब कीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग जनवरी से मार्च में ही माइनस में चली जा चुकी थी, -1.4, जो मैन्युफैक्चरिंग आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते जुलाई तक में 38% नीचे आ चुकी है, जिसमें इंडस्ट्री ग्रोथ जो है -38% हो गया है। कंस्ट्रक्शन जनवरी, फरवरी, मार्च यानी लॉकडाउन नहीं हुआ था, महामारी नहीं आई थी, -2.2% में वो आ चुका था, वो आज की तारीख में -42% हो गया है। जो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जो इस दौर में काम ही नहीं कर रहे थे वो -44% तक पहुंचे हैं। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च में भी दुनिया के तमाम देशों की फहरिस्त में भारत सबसे कम था, 2.6%, वह भी नीचे आ गया था। माइनिंग जो दुनिया में 10% से ऊपर रहती है, जनवरी, फरवरी, मार्च में हम उसमें 5.2% पे आ गए थे, आज की तारीख में -22% पे खड़े हैं। किसी भी सेक्टर का जिक्र करेंगे, फाइनेंस, रियल एस्टेट का जिक्र करेंगे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च में 2.4% पे आ गए थे, जो कि एवरेज दुनिया के तमाम देशों में 8% से ज्यादा आ रहा है।
हम आज -9% हैं, यानी दुनिया के तमाम देशों की तुलना में हम बहुत पीछे हैं। हम कोई संभाल पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमने जो निर्णय लिए वो लोगों को स्टैंड स्टिल कर दिए। और यहीं से ये सबसे बड़ा सवाल निकला कि जब हमारी जीडीपी इतनी श्रिंक कर जाएगी, और जब भी जीडीपी श्रिंक करती है तो उसका मतलब बहुत साफ होता है कि साल भर होने वाले जो भी सामान होते हैं, जो भी सेवा होती है, उनकी कुल वैल्यू को जीडीपी से जोड़ा जाता है। इसको अब इस रूप में समझिए कि हमारे यहां धीरे धीरे लोग पैसा नहीं निकालेंगे, यानी सामान जो खरीदना चाहता है वो नहीं खरीदेगा, जो एक्सपेंडिचर है लोगों का कम होने लगेगा, जो सारी चीज इन्वेस्टमेंट हो रही है वो धीरे धीरे और कम होने लगेगी। यानी स्थिति सीधे सीधे बैंकों तक भी पहुंचेगी, रिजर्व बैंक तक भी पहुंचेगी। और रिजर्व बैंक को संभाले हुए जो गवर्नर है वो लगातार जब इस बात का जिक्र करते हैं कि दरअसल आरबीआई के पास अभी भी हथियार है, तो कौन सा हथियार है, ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जब इस देश की सरकार ने इस बात का जिक्र किया कि आप राज्यों से कहा हम पैसा आपको जीएसटी का नहीं दे पाएंगे, आप रिजर्व बैंक से पैसा लीजिए, तो हमें लगा कि आज आपको यह भी जानना चाहिए राज्यों के ऊपर जो बोझ है, किसी भी राज्य को ले लीजिए, आप रैंडमली अगर किसी भी राज्य को चुनना चाहते हैं तो जैसे आप उत्तर प्रदेश चुनिए, सबसे बड़ा राज्य। उत्तर प्रदेश में इस बार का जो बजट आया और आज जो स्थिति है जरा इसको समझिए। उत्तर प्रदेश के ऊपर लगभग उसकी जीडीपी का 28.8% उस पर कर्ज है, और जब इस साल का बजट रखा जा रहा था तो उसके खाते में -53,195 करोड़ यानी 53,195 करोड़ वो पहले ही खर्च कर चुका था। बजट आने से पहले तो नेगेटिव में चल रहा था। उसने जो पूरा रेवेन्यू जोड़ के बताया कि हमारे पास इस साल इतना पैसा आएगा, उसने बोला हमारे पास पैसा आएगा 4,25,000 करोड़, और एक्सपेंसेस जो उसने दिखाए अपने तौर पर वो दिखा दिया 5,13,000 करोड़ का, यानी एक्सपेंसेस जो थे वह भी लगभग 90,000 करोड़ रुपए ज्यादा बजट में ही जिक्र था। और इस बीच में जब यह शुरुआत हुई, लॉकडाउन की स्थिति शुरू हुई, उसका रेवेन्यू जो 4,25,000 करोड़ का उसने बजट में दिखाया है वह घट के 3 लाख करोड़ से भी नीचे जा रहा है। कहां से पैसा आएगा? एक्सपेंस कम कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक्सपेंडिचर सरकार के हों या फिर इस महामारी से लड़ने के लिए लगभग 13% एक्सपेंडिचर सरकार का खर्च हुआ है, वह भी एक्सपेंडिचर कहां से पैसा आएगा? कोई रेवेन्यू का स्टाइल ही नहीं है। इसीलिए इस सरकार को लेकर आपको सोचना होगा आप क्या करना है, क्योंकि यह अंधेरी गुफा में आपको ले जा चुकी है, आपको उससे बाहर निकलना है। इसके बाद देखिए बिहार में लगभग 30% कर्ज है जीडीपी का। बिहार की जीडीपी जो होगी उसका 30% वो कर्ज में डूबी हुई है, और इस बार जब बजट रखा गया तो 20,374 करोड़ रुपए माइनस थे, उसके पास नेगेटिव थे, और उसने अपना रेवेन्यू दिखलाया कि हम 1,84,000 करोड़ रुपए हम रेवेन्यू लेकर आएंगे, लेकिन एक्सपेंडिचर जब दिखाया तो उसमें था कि 2,11,000 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यानी फिर नेगेटिव में आप चले जाएंगे। यानी वित्तीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय घाटे के बोझ तले राज्य तो खोखले हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। हमको लगता है एक और राज्य आपको लेना चाहिए, खास तौर से महाराष्ट्र को लीजिए। महाराष्ट्र की स्थिति में लगभग 16% उसके ऊपर कर्ज है, उसकी अपनी जीडीपी जो सबसे बड़ी जीडीपी देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में है, उसके ऊपर जो बजट बैलेंस आया वो माइनस में लगभग 54,618 करोड़ 54,618 करोड़ माइनस पैसा था, यानी वो पहले खर्चा हो चुका है। उसके बाद इन्होंने अपना रेवेन्यू दिखलाया 3,49,000 करोड़, और जो एक्सपेंसेस दिखाए वो 4,34,000 करोड़। जितना आ रहा है उससे ज्यादा खर्च करने की स्थिति में ये बजट में ही आ रहे हैं। वित्तीय घाटा बढ़ रहा है। इस दौर में हर साल ये होता था, इससे इनकार नहीं है, लेकिन इस बार रेवेन्यू जो था उस रेवेन्यू में ही बड़ी तादाद में पैसे की कमी आ गई, और जो रेवेन्यू आ भी रहा था छिटपुट, उसको सेंटर ने कहा हम जीएसटी देने की स्थिति में नहीं है। यह कल्पना के परे है। इसके बाद क्या स्थिति इस देश के भीतर के राज्यों की बनने वाली है। हमको लगता है पंजाब राज्य भी ले लीजिए, आपके दिमाग में होगा कि एग्रीकल्चर स्टेट है। पंजाब के ऊपर तो सबसे ज्यादा 38% उस पर कर्ज है, और उसने जो अपना बजट बैलेंस दिखाया उसमें 18,828 करोड़ नेगेटिव थे। रेवेन्यू जो उसने दिखलाया बजट में वो बताया कि हम लगभग 88,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू से कमा लेंगे, खर्च करेंगे 1.55 लाख करोड़। डबल आप खर्च कर रहे हैं।
उसमें इस नेगेटिव को भी जोड़ रहे हैं, यानी बढ़ते जा रहा है। यानी अगर सब कुछ सामान्य भी होता तो भी पंजाब का बजट जो है आने वाले वक्त में, उसके बाद जब 2021 का बजट रखा जाता तो 18,000 करोड़ से बढ़कर वो लगभग 60,000 करोड़ रुपए माइनस हो गया होता। ये कल्पना के परे अब तो और बुरी स्थिति है। और जब और बुरी स्थिति का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है हम क्यों कह रहे हैं। नोटबंदी इस देश के लिए डिजास्टर था। इकोनॉमी को कैसे संभालना है, आप बिल्कुल त्रासदीदायक स्थिति में ले आए, क्योंकि जीएसटी आपने एक लिहाज से मेस कर दिया पूरे देश के भीतर में, जो व्यापारी जिस भी तौर पे काम कर रहा था। यहां एक चीज और समझिए, जीएसटी और नोटबंदी ने इस देश के असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें कि लगभग इस देश के 90 से 94% लोग नौकरी पेशा करते हैं, उनके पास काम ही नहीं बचा। उनको पूरा तबाह कर दिया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपने पूरा तबाह कर दिया। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, वेतन मिलता है, पीएफ कटता है, पेंशन मिलता है, ये सारी चीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि ये जो आज डाटा आया है -23.9%, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा आ जाएगा तो हो सकता है ये -50 के नीचे चला जाए। यानी इस देश को कैसे चलाया जा रहा है, किस रूप में ये देश अपने तौर पर चल रहा है, कोई चला नहीं रहा है। तो ऐसे में जिस सरकार को आपने चुना है उसी ने इसको मेस में क्रिएट कर दिया। और जब हम आपसे बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति आ गई है, तो हमको लगता है कि जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है कि वो अपने नागरिकों की जो सामाजिक आर्थिक जो बेसिक जरूरतें हैं उसको तो पूरा करें। उसके लिए स्टेट के पास पैसा नहीं है। वो पैसा कल आरबीआई से लेंगे तो आरबीआई कहेगा लौटाएंगे कैसे, और ये भी कहेंगे हम आरबीआई से कैसे लौटाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आज ही लेटर लिख दिया, कहा कि भाई आप ही हमको आरबीआई से दिला दीजिए, बताइए ये क्या मतलब है, हम कहां से पैसा लेंगे। छत्तीसगढ़ भी कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। अब सवाल यह था कि अगर आरबीआई से पैसा लेंगे और लौटाएंगे नहीं तो आरबीआई क्या अपने तौर पर सिर्फ नोट ही छापते रहेगा और इस सरकार को नोट ही देते रहेगा। और आरबीआई को भी अब जुगाड़ करने के लिए अपने सिक्योरिटीज को सेल करना पड़ रहा है। 20,000 करोड़ रुपए आज उसने कहा है कि हम किसी तरह व्यवस्था करेंगे। सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आने वाले अगले 3-4 महीनों में क्या हो सकता है। हो यह सकता है कि कर्मचारियों को वेतन ना दे पाने की स्थिति में राज्य सरकारें आ जाएं। हो सकता है एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो इस देश में चल रही है पूरे तरीके से ठप हो जाए। अभी तो ठप होने की स्थिति में आ रहे, पूरे तरीके से राइट टू फूड कोई मायने नहीं रखेगा। ये मिड डे मील तक देने की स्थिति में सरकार नहीं आ पाएगी। उसके लिए अभी भी अच्छा है, आज की बात जब हम कर रहे हैं तो इस देश में मिड डे मील वाले स्कूल नहीं चल रहे हैं, वहां पर भोजन नहीं, जबकि उसका बजट जो है लगभग 11,000 करोड़ का बजट है, वह भी कर पाने की स्थिति में सरकार नहीं आ पा रही है। तो फिर इन जगहों से इस रूप में पैसा बचाएंगे या फिर इस देश के हवाई अड्डे को, रेल को, बंदरगाहों को सबको बेचकर पैसा कमाएंगे, बैंकों को आप सेल करके पैसा कमाएंगे, कैसे चीजों को करेंगे। आपने जितने भी बात डिसइन्वेस्टमेंट में की थी, खरीदार नहीं मिल रहे हैं, कोई पैसा नहीं दे रहा है, तारीख दर तारीख आप बढ़ा रहे हैं, किसी तरीके से अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, फिर भी ये सरकार को क्यों रहना चाहिए और इसका अल्टरनेटिव हमें क्यों नहीं अब खोजना चाहिए। हम इस बात का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों से चीट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा 20 लाख करोड़ रुपए हमने इस महामारी के दौर में एक पैकेज दिया है। यकीन जानिए ये सिर्फ ऐलान हुआ है, पैसा नहीं दिया गया है। जिस एवज में पैसा, चाहे वो एमएसएमई का ही जिक्र कर लीजिए जहां लगभग 3 लाख करोड़ देने का जिक्र था, एमएसएमई संभाले हुए लोगों से बात कीजिए, वो खुद ही बता देंगे नहीं मिला है पैसा। और इस रूप में जितना कम पैसा दिया जा रहा है उससे चीजें संभलेंगी नहीं, यह भी एक दूसरा सच है। आप लोगों से चिट कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो डाटा चेंज कर सकते हैं, जिस डाटा का जिक्र बार बार इस देश में होते रहा है कि आप डाटा बदल के बताते रहे खुशहाली। इस बार शायद यह डाटा इसलिए नहीं बदल पाए क्योंकि इकोनॉमी डाटा बदलने से ठीक नहीं होगी। इकोनॉमी के लिए सबका पेट भरा होना चाहिए, रोजगार चलना चाहिए, इंडस्ट्री चलनी चाहिए, कॉरपोरेट का काम होना चाहिए, सर्विस सेक्टर वर्क कर रहा, सारी चीजें ठप है, सभी दिखाई दे रहा है नेगेटिव में। तो फिर कैसे आप चीजों को संभालेंगे? और अगर नहीं संभाल पाएंगे तो फिर आप अब डाटा को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इस डाटा को दिमाग में हमेशा रखिएगा, इस देश के ऑर्गेनाइज सेक्टर का ये डाटा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा जिस दिन इस देश के सामने आएगा तबाही मच जाएगी। ऐसी स्थिति इस देश में कभी नहीं आई जो इस देश की दिशा में हम बढ़ते चले जा रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है कि हम लोग क्या एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां पर एक सवाल हम लोग उठा दें कि क्या वाकई इस सरकार ने लोगों को इकोनॉमिकली
गुलाम बना लिया है क्या? हम इस शब्द का जानबूझ के आज इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वह फूड ना दे पाए, अगर वो एजुकेशन ना दे पाए, अगर वो हेल्थ ना दे पाए, अगर वो बेसिक कम्युनिटीज भी आपको उपलब्ध ना करा पाए, और सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी यही रहे कि वो 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को, जो 80 करोड़ गरीब लोग हैं, उनको देने की स्थिति को ही सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अब हम लोग को भी नजर आ रहा है, यह वाकई सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यह भी अगर जो 9 महीने का दिया गया है उसकी भी कीमत अगर लगाते हैं तो वो 2.25 लाख करोड़ रुपए ही होता है। और इस देश का सच क्या है यह भी जानिएगा। देश किस रूप में कंगाल होते चला जा रहा है, हमको लगता है यह भी जानना चाहिए। यह इसलिए जानना चाहिए क्योंकि कितना घाटा अलग अलग सेक्टरों में किस किस रूप में हो गया है। हमको लगता है पिछले साल से ही तुलना करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लास्ट ईयर जो ग्रोथ था उसका, उसके जरिए 6,94,993 का ग्रोथ था। वह 2020-21 में घटकर जो आ रहा है वो 4,46,000 करोड़ आ रहा है, यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गायब हो गए। कंस्ट्रक्शन में 3.5 लाख करोड़ से घटकर 2,22,000 करोड़ पे आ रहे हैं, यानी लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए वहां पर गायब हो जाएंगे। माइनिंग के क्षेत्र में 1,04,000 करोड़ जो लास्ट ईयर था वह घटकर 44,000 करोड़ पर आ गया, यानी 60,000 करोड़ रुपए माइनिंग सेक्टर से इस बरस गायब हो जाएंगे। अगर यह स्थिति धीरे धीरे, और खासतौर से हमको लगता है ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और जो ब्रॉडकास्टिंग का इलाका जो है ना, जो चैनलों के दायरे में भी आते हैं, उसको भी जोड़िएगा तो तकरीबन लास्ट ईयर 8,06,915 करोड़, ये लास्ट ईयर का डाटा है। इस बार का ग्रोथ वो घट के 5,22,881 करोड़, यानी 2,84,000 करोड़ जो है वो माइनस होते चला जा रहा है। हमारे पास कहां चीजें बच पा रही है, इकोनॉमी आप संभाल नहीं पा रहे हैं, जो पैसा आना चाहिए वो अब आएगा नहीं, खर्च जो करने की स्थिति में है आप उसको रोक लगा पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा विजन नहीं है। अब आप लाल बहादुर शास्त्री को याद कीजिए, जो कहते थे एक वक्त का उपवास कर लेते हैं क्योंकि अभी तो लड़ाई लड़नी है, और जय जवान जय किसान का यह यूनिटी भी हमारे देश के भीतर में मौजूदा वक्त की सरकार के कहने पर कैसे होगी, क्योंकि यह सरकार तो खुद ही रईसी में खोई हुई है। इसकी चकाचौंध जो है वो अद्भुत है, उसको कोई शर्म नहीं है कि हम इस रूप में कैसे जी सकते हैं। इस देश की स्थिति जब एक कंगाल परिस्थिति में पूरा देश जा रहा है तो भी आप रईसी में जिएंगे। पार्लियामेंट शुरू करने वाले हैं, जो सबको पता है कि पार्लियामेंट डबल शिफ्ट की अब चलने वाली है। एक शिफ्ट में अगर चलती थी तो 2.6 लाख रुपीज उस पर खर्च होते हैं, 2,60,000 रुपए। आप कहीं भी राशनिंग नहीं कर पाते हैं, कोई आपके पास विजन नहीं आता है कि आपको जिंदगी कैसे जीनी है, इस देश को कैसे चलाना है। सारी चीजें, स्थिति लगातार आपके हाथ से निकलती जा रही है। समझने की जरूरत बहुत ज्यादा होती चली जा रही है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। कुछ उपाय जो बार बार इस देश के भीतर में आते हैं कि इकोनॉमी को अगर आपको संभालना है तो कम से कम डिमांड पैदा करने के लिए पैसा बांटिए। फूड ग्रेन्स जो है 5 किलो से काम नहीं चलेगा, 10 केजी देना शुरू कीजिए। एम्प्लॉयमेंट गारंटी को दुगना कर दीजिए। आप अपने तौर पर जो राज्यों को पैसा है उसको पैसा दीजिए लोगों से। कल से जो शुरू हो जाएगा कि जो ईएमआई आपको देनी थी, ये कमाल की स्थिति है। ईएमआई में आपको अब इंटरेस्ट के साथ देना है, यानी इतने दिन हम लोग स्टैंड स्टिल की स्थिति में थे, जो ईएमआई चुकानी होगी उसमें हमको पैसा देना है। और ये सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर कहे कि ईश्वरीय सोच है ऐसी कि इस बार जो महामारी आई है, महामारी से पहले की स्थिति को देखिए, दुनिया के किसी भी देश से तुलना करना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए। किसी एक सेक्टर को उठाइए, इंपोर्ट को उठाइए या एक्सपोर्ट को उठाइए, किसी भी देश के साथ जो आपके व्यापारिक संबंध है उसको उठाइए। जब आप एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 2017 के बाद से इस सरकार के हाथ से इस देश की इकोनॉमी के धागे सारे टूट चुके थे, निकल चुके थे। उसके बाद यह देश अपनी स्थितियों में जी रहा था, अपने तरीके से चल रहा था, जो चीज चल रही थी। इस महामारी ने यह काम जरूर किया कि 3 महीने जब इस देश की पूरी तरह बंद कर दिया गया और उसके बाद इस देश को चलाना है तो सबकी आंखों से सारे नूर गायब हो गए हैं। कैसे आप चीजों को संभालेंगे? आजादी के बाद की सबसे विकट आर्थिक परिस्थितियों को जीने के लिए उसी सरकार के हाथों हमको उजाले में आने की सोचना है जिस सरकार ने अंधेरे में पहुंचा। क्या यह संभव है? कैसे संभव है? अब सवाल यह नहीं उठता है कि इसके तरीके, तौर तरीके क्या होंगे। इस देश के भीतर में जो छात्र
जो संघर्ष कर रहे हैं कि परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ एवरेज जो है वो 27% को पार कर पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है, तो क्या आर्थिक तौर पर इस देश को पूरी तरीके से लोगों को बंधक बना लिया जाएगा और कल आने वाले वक्त में कहेंगे कि हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी का ऐलान करते हैं जिसमें अब हम ही सारी चीजें तय करेंगे, आपको कितने पैसे बैंक से मिलेंगे, कितनी रोटी आपको खानी चाहिए। और ये गुलामी एक जीती हुई सरकार जो बहुमत के साथ सत्ता में मौजूद है, अगर वो ना संभाल पाए तो क्या 5 साल इंतजार किया जाए? ये सोचिए जरूर अब, क्योंकि यह स्थिति बिगड़ेगी। और अभी तो सिर्फ अप्रैल मई जून का आया और हम लोग सितंबर में घुस चुके हैं। जुलाई में कोई काम नहीं हुआ, अगस्त में कोई काम नहीं हुआ, सितंबर में भी तमाम जगहों पर लॉकडाउन हो गई है। ये 3 महीने के जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम लोग 3 महीने आगे बढ़ चुके होंगे, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अब इस 3 महीने का रिजल्ट आएगा। इस बीच में सोचिए क्या स्थिति इस देश की होने वाली है। संभल जाइए, जाग जाइए, होश में आइए। देश को कम से कम अंधेरी गर्त में जाने से रोकने के लिए आवाज तो निकालना शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।